बैक क्लास में हम डिस्कस किए थे कॉमन हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम एसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक के कॉमन हिस्टोलॉजी को देखे थे। यानी कॉमन हिस्टोलॉजी में हम बात किए थे कि जब एसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक के जितने भी पार्ट्स हैं एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इनमें जब हम बाहर से अंदर की ओर आउटर टू इनर लेयर की बात करते हैं तो सबसे पहला लेयर आता है हमारा सिरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। तो ये चार लेयर हमें देखने को मिलता है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। इस डायग्राम में हम देखते हैं तो ये हमारा है इसोफेगस जो गैलेट से ओपन होता है और या थोरेसिक कैविटीज से होते हुए एब्डोमिनल कैविटीज में प्रवेश करता है और एब्डोमिनल कैविटीज में आने के बाद यह स्टोमक से मिलता है। और ये जो हमारा स्टोमक है ये एब्डोमिनल कैविटीज में अपर लेफ्ट साइड होते हैं और उसके बाद ये हमारा है पेनक्रियास, यह है हमारा लीवर, यह है लार्ज इंटेस्टाइन, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यह है रेक्टम और यह है एनस। तो इस डायग्राम में हम जितने चीज रिप्रेजेंट किए हुए हैं इन सारे पार्ट्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो आज का क्लास है हमारा एसोफेगस और एसोफेगस के बाद हम जस्ट चर्चा करेंगे स्टोमक की। तो एसोफेगस की जो हम बात करें तो ये जो एसोफेगस है या फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स के पार्ट होता है और फेरिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स में 2 अपर्चर बताए थे जिनमें से एक है गैलेट और ये गैलेट से ये ओपन होता है एसोफेगस। एसोफेगस जो थोरेसिक कैविटीज से होते हुए ट्रेकिया के डोर्सल इसोफेगस होते हैं और उस इसोफेगस थोरेसिक कैविटीज से होते हुए एब्डोमिनल कैविटीज में आती है और ये स्टोमक से जुड़ते हैं। और बताए थे कि पेरिटोनियम जो है एब्डोमिनल कैविटीज में होते हैं, पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटीज में होते हैं। तो वैसे पार्ट जो एब्डोमिनल कैविटीज में नहीं है या जिसका आखिरी हिस्सा एब्डोमिनल कैविटीज में है उसमें पेरिटोनियम नहीं होगा, क्योंकि पेरिटोनियम विसरल हो या पैरेटल वो कहां होते हैं एब्डोमिनल कैविटीज में। तो इसलिए एसोफेगस का जो है लास्ट पार्ट एब्डोमिनल कैविटीज में आता है तो इसमें पेरिटोनियम नहीं है। तो एसोफेगस में जो पेरिटोनियम नहीं है तो न तो विसरल होगा ना पैरेटल, यानी कि एसोफेगस में पेरिटोनियम है ही नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि एसोफेगस का आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा नहीं होगा। इससे स्पष्ट होता है कि एसोफेगस का आउटर मोस्ट लेयर की जब कोई बात आए तो सिरोसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिरोसा पेरिटोनियम और टुनिका एडवेंटेसिया के मिलने से सिरोसा कहलाता है। यानी कि सिरोसा के 2 सब लेयर होते हैं, विसरल पेरिटोनियम और टुनिका एडवेंटेसिया। लेकिन ये जो एसोफेगस इसमें पेरिटोनियम नहीं है। एसोफेगस का आउटर मोस्ट लेयर हम बोलेंगे टुनिका एडवेंटेसिया। ये क्वेश्चन हम बैक क्लास में यहां तक क्लियर किए थे। तो आज हम देखेंगे कि एसोफेगस में क्या क्या मॉडिफिकेशन है। ये जो कॉमन हिस्टोलॉजी देखी थी इनके अलावा और कौन कौन से मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो इनका जो हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हम देखें, हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, तो पहला इसका मॉडिफिकेशन जैसे है एपिथेलियम। तो इसका जो एपिथेलियम की हम बात करें एसोफेगस की एपिथेलियम का, तो अभी तक जो हम एपिथेलियम देखते आए हैं ओरल कैविटीज में, टंग में, फेरिंग्स में,
वही एपिथेलियम यहाँ एसोफेगस में होगा। तो इसका भी एपिथेलियम है स्ट्राटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसका एपिथेलियम कौन होगा? स्ट्राटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। यहां तक क्लियर। और इसका दूसरा मॉडिफिकेशन है, अभी जो हम जस्ट बात की, इनका जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इनका आउटर मोस्ट लेयर है टूनिका एडवेंटेशिया। टूनिका एडवेंटेशिया। टूनिका एडवेंटेशिया क्यों है? बिकॉज विसरल टोनियम ऑब्सेंट। यहां तक क्लियर। अब है तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है कि रिलेटिव थिकनेस ऑफ सबम्यूकोजा इज मैक्सिमम इन एसोफेगस। रिलेटिव थिकनेस ऑफ सबम्यूकोजा इज मैक्सिमम इन एसोफेगस, यानी कि अगला मॉडिफिकेशन है रिलेटिव थिकनेस ऑफ सबम्यूकोजा इज मैक्सिमम इन एसोफेगस। कहने का अर्थ कि एसोफेगस में सबम्यूकोजा सबसे अधिक मोटे होते हैं। ये नहीं कि सबम्यूकोजा का लेयर सबसे अधिक मोटा होता है एलिमेंट्री कैनाल में। सबम्यूकोजा का लेयर एसोफेगस में सबसे अधिक मोटे होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट है मसल्स ऑफ एंटेरियर 1/3 पोर्शन ऑफ muscles of anterior 1/3 portion of esophagus are voluntary। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है कि ये जो एसोफेगस है इनका 1/3 पोर्शन वॉलेंट्री होते हैं। तो मसल्स ऑफ एंटेरियर 1/3 portion of esophagus are voluntary। यानी कि एसोफेगस का जो है 1/3 पोर्शन, एंटेरियर 1/3 पोर्शन, एसोफेगस का एंटेरियर 1/3 पोर्शन, इसका जो मसल्स है वो वॉलेंट्री है। वैसे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट हैं उनके सारे के सारे मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के सारे मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, लेकिन एसोफेगस
कि एक ऐसा है जिसका 1/3 पोर्शन एंटीरियर 1/3 पोर्शन वॉलंटरी होता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन, हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है इसोफेगस के, जो अभी हम देखें। एक क्वेश्चन और आता है इसोफेगस का लोकेशन। तो इसोफेगस का जो लोकेशन है तो वो डोर्सल टू ट्रेकिया है। जैसे हम फील करें इसोफेगस को, तो ये जो हम फील कर रहे हैं ये है हमारा ट्रेकिया, और इनके डोर्सल पार्ट यानी कि जस्ट इनके पीछे, ट्रेकिया के पीछे डोर्सल पार्ट में इसोफेगस पाए जाते हैं। तो इनका लोकेशन हम क्या देंगे, इनका जो लोकेशन की बात करें हम, लोकेशन तो डोर्सल टू ट्रेकिया, डोर्सल टू ट्रेकिया, यहां तक क्लियर, डोर्सल टू ट्रेकिया। उसके बाद जो है इसका फंक्शन क्या है, इनकी फंक्शन की हम बात करें तो इसका फंक्शन है प्रोवाइड पैसेज टू फूड टुवर्ड स्टोमक, यानी कि च्यूइंग के बाद फूड को स्टोमक तक पहुंचाना, यानी कि फूड को जो च्यूइंग हम करते हैं तो च्यूइंग करने के बाद फूड को स्टोमक तक पहुंचाने में यह हेल्प करता है, यानी कि टुवर्ड स्टोमक। तो इनका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड पैसेज, यानी कि यह रास्ता प्रदान करता है, या प्रदान करता, ले जाने का कार्य करता है टुवर्ड स्टोमक, यानी कि च्यूइंग के बाद भोजन को स्टोमक तक पहुंचाने का काम इसोफेगस करते हैं। तो ये जो इसोफेगस है, इनके अंदर म्यूकस का लेयर भी होते हैं। इसोफेगस के अंदर म्यूकस का लेयर होते हैं, जिससे यह स्लिपी हो जाते हैं, जिससे यह इनका सरफेस स्लिपरी हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि भोजन जो हम च्यूइंग किए, च्यूइंग करने के बाद फूड स्लिप करते हुए स्टोमक तक पहुंचते हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन प्रोवाइड पैसेज टू फूड टुवर्ड स्टोमक, यहां तक क्लियर। तो ये था हमारा इसोफेगस। इसोफेगस का हम लोकेशन अभी बताए, कहां होता है, डोर्सल टू ट्रेकिया। ये हम जब हम फील करते हैं तो ये हमारा ट्रेकिया है, यहाँ फील करने के बाद हमें ट्रेकिया का पता चलता है, और इनके डोर्सल पार्ट में इसोफेगस होते हैं। उनके 4 हम हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन देख के, जो 4 इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है, इनका एपिथेलियम होगा स्ट्राटिफाइड स्क्वामस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। उसके बाद सेकेंड देखिए इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है टुनिका एडवांटेशिया सिरोसा, बिकॉज विसरल पेरिटोनियम इज अब्सेंट। उसके बाद इसका हम देखेंगे रिलेटिव थिकनेस जो है, रिलेटिव थिकनेस ऑफ सब म्यूकोजा इज मैक्सिमम इन एसोफेगस, यानी कि सब म्यूकोजा का सबसे मोटा लेयर इसोफेगस में ही देखने को मिलता है, यानी कि इसोफेगस में सबसे मोटा लेयर सब म्यूकोजा का होगा। उसके बाद इसका एक और मेन हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन हम देखें कि ये जो इसोफेगस है इसका इंटीरियर 1/3 पोर्शन क्या होते हैं, वॉलंटरी, लेकिन एलिमेंट्री किनारे के सारे मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन इसोफेगस के 1/3 पोर्शन के मसल्स जो है वॉलंटरी होते हैं। और इनका हम फंक्शन देखिए, प्रोवाइड पैसेज टू फूड टुवर्ड स्टोमक। इसोफेगस के अंदर म्यूकस का लेयर होते हैं, जिससे क्या होता है, इसोफेगस स्लिपरी होते हैं, जिससे फूड च्यूइंग करने के बाद स्लिप करते हुए स्टोमक तक पहुंचता है। तो ये था हमारा इसोफेगस।
अब है हमारा एस्टोमेक। तो एसोफेगस से जो नेक्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एसोफेगस एब्डोमिनल कैविटीज में आने के बाद एस्टोमेक से मिलता है और इनका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि जे शेप है, जे शेप है। और यह कहाँ है? तो डायग्राम से हम स्पष्ट पता कर देख रहे हैं, डायग्राम स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे एब्डोमिनल कैविटीज में अपर लेफ्ट साइड है। यह है हमारा थोरासिक कैविटीज, यह हमारा डायफ्राम। ये हम डायफ्राम जो बनाए हैं, ये डायफ्राम से ऊपर होता है थोरासिक कैविटीज और उनके नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटीज। तो ये जो एस्टोमेक हम देख रहे हैं डायफ्राम के नीचे यानी कि एब्डोमिनल कैविटीज में, एब्डोमिनल कैविटीज में लेफ्ट साइड और अपर में। तो एस्टोमेक का कोई लोकेशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि एस्टोमेक का लोकेशन क्या है? एब्डोमिनल कैविटीज में अपर लेफ्ट साइड। यहां तक क्लियर? तो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे एस्टोमेक का और हम देखते हैं एस्टोमेक। अब है हमारा एस्टोमेक। एस्टोमेक क्या है? इसको एस्टोमेक को एक और नाम से हम जानते हैं गैस्टर। एस्टोमेक को दूसरा नाम हम देते हैं गैस्टर। ये एस्टोमेक क्या है या कहाँ होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले हम एक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा एस्टोमेक, ये हमारा एस्टोमेक का डायग्राम बनाने का कोशिश किए। तो ये डायग्राम देखने से पता चलता है, ये जो हमारा थोड़ा जे शेप है, फिगर से पता चल रहा होगा। तो ये एस्टोमेक कैसा होता है? जे शेप। एक पॉइंट याद रखेंगे, इसका शेप क्या है? जे शेप। जे शेप। उसके बाद ये क्या होता है? होलो मस्कुलर ऑर्गेन। क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गेन। और ये लोकेशन कहाँ इसका है या कहाँ दिखाई पड़ेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो लोकेटेड इन लेफ्ट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटीज जस्ट बिलो द डायफ्राम। इससे पहले जस्ट हम फिगर में दिखाए थे, क्या होते हैं? हमारे एब्डोमिनल कैविटीज में डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटीज में कहा? तो अपर लेफ्ट साइड। तो ये कहां होंगे इसका लोकेटेड? कहां दिखाई पड़ेंगे? लोकेटेड इन लेफ्ट अपर portion of abdominal cavities, abdominal cavities just below the यहाँ तक क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे एस्टोमेक के बारे में। इनका शेप कैसा होगा? जेड शेप, होलो मस्कुलर ऑर्गेन, लोकेटेड इन लेफ्ट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। अब ये जो हम एस्टोमेक बनाए हैं, तो इनका एस्टोमेक को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उससे पहले ये जो मेरा कर्वेचर है एस्टोमेक में, टू कर्वेचर, एक ये और एक ये।
तो ये जो कर्वेचर है इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। क्या बोलते हैं? ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो है हमारा ये लेसर कर्वेचर। अंदर क्लियर? यह था लेसर कर्वेचर और यह ग्रेटर कर्वेचर। इसके बाद ये जो हम एक पाइप देखने को मिल रहा है, एक नली डक, तो ये जो नली जो स्टोमक से आकर जुड़ता है, ये हमारा एसोफेगस, एसोफेगस और स्टोमक के जो स्टोमक में आकर समाप्त होती है और स्टोमक से पुनः एक नली निकलती है, ओपन होता है, यह है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यहां तक क्लियर? तो ये जो ड्यूडेनम ओपन होते हैं, ड्यूडेनम ओपन होते हैं, यहां पर एक एस्फिंटर होते हैं जिसको बोलते हैं पाइलोरिक एस्फिंटर। क्या बोलते हैं इसको? इस एस्फिंटर को क्या बोलेंगे? पाइलोरिक एस्फिंटर। पाइलोरिक एस्फिंटर, पाइलोरिक एस्फिंटर। इसको पाइलोरिक एस्फिंटर क्यों बोले, ये भी अभी हम जस्ट देखेंगे। तो और ये जो एसोफेगस जहां समाप्त होते हैं, एसोफेगस जो इंडोर है, मिल रहे हैं स्टोमक से, तो यहां जो एस्फिंटर बना इसको हम बोलते हैं, इस एस्फिंटर को बोलते हैं कार्डियक एस्फिंटर। कार्डियक एस्फिंटर, कार्डियक या कार्डिक एस्फिंटर। यहां तक क्लियर? अब ये कार्डिक एस्फिंटर और ये पाइलोरिक एस्फिंटर क्यों नाम पर ऐसे क्यों बोलते हैं? तो ये जो हमारा स्टोमक है इसको हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो एसोफेगस आया, तो एसोफेगस जो मिला उसको इनको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है इससे ऊपर वाले पोर्शन, ये वाले जो पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फंडिक भाग। क्या बोलते हैं? फुंडस या फुंडिक। इसको बोलते हैं फुंडस या फंडिक, फुंडस या फुंडिक। और ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है इस वाले पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक। और ये जो मेरा प्रिंसिपल पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी। प्रिंसिपल पोर्शन को क्या बोलते हैं? बॉडी। ऊपर वाला फुंडिक, उसके बाद कार्डियक और प्रिंसिपल पोर्शन बॉडी। और ये जो पोर्शन है यहां से ड्यूडेनम स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक से जो स्फिंक्टर बना उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक पोर्शन में जो स्फिंक्टर बना उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यहां तक क्लियर? ये था हमारा स्टोमक। तो स्टोमक को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए? 4 पार्ट, फुंडस, कार्डियक और प्रिंसिपल पोर्शन को बॉडी और नीचे वाले को क्या बोले? पाइलोरिक। पाइलोरिक में जो स्फिंक्टर मिला पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर से ड्यूडेनम स्टार्ट होते हैं और कार्डियक स्फिंक्टर से इसोफेगस जुड़े हुए होते हैं। यहां तक क्लियर? तो ये था हमारा स्टोमक। इनमें कुछ इनका जो इंपॉर्टेंस क्या है, ये जे शेप्ड होते हैं, होलो मस्कुलर ऑर्गेन है, ये लोकेटेड इन लेफ्ट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये कहां मिलेंगे? डायफ्राम के नीचे या
अपर एब्डोमिनल कैविटीज में लेफ्ट साइड। यहां तक क्लियर। अब इनका कुछ हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है, उनको हम देखेंगे। तो इनका हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन क्या है? हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन स्टोमक को एक और नाम हम देते हैं क्या? गैस्टर। ये भी याद रखना है, गैस्टर याद रखना है। इनका जो हिस्टोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है, तो इसमें जो एपिथेलियम सबसे पहले हम देखते हैं। तो इनका एपिथेलियम होगा कोलुमनर एपिथेलियम। क्या होगा? कोलुमनर एपिथेलियम। अभी तक जो हम एपिथेलियम देखे थे, ओरल कैविटीज, टंग, एसोफेगस, फेरिंग्स, सब में देखिए स्ट्रैटिफाइड, नॉन केराटिनाइज, स्क्वामस एपिथेलियम। लेकिन यहां पे क्या है? एपिथेलियम चेंज हो रहा है। यहां पे क्या है? स्टोमक में आकर, स्टोमक से पहले हम सब में देखे एपिथेलियम कौन था? स्ट्रैटिफाइड, नॉन केराटिनाइज, स्क्वामस एपिथेलियम। लेकिन यहां पे एपिथेलियम चेंज हो रहा है। यहां पे कौन सा एपिथेलियम है? तो यहां पे है मेरा एपिथेलियम है कोल्यूमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम कौन होगा? कोलुमनर, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। इनमें क्या होता है? सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम जो है, इसमें गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। सिंपल इस एपिथेलियम में गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। कैसे? तो ये मान लीजिए हम एपिथेलियम है, एपिथेलियम है, ये क्या बना लेते हैं? गॉबलेट सेल। एपिथेलियम चलता है और ये बना लेते हैं गॉबलेट सेल। इस एपिथेलियम में गॉबलेट सेल मिलते हैं। ये गॉबलेट सेल क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं। किसका? म्यूकस का। किसका सिक्रीशन करेगा? सिक्रीशन म्यूकस। एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होते हैं, ये गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। इससे क्या होता है? इनका जो सिक्रीशन है म्यूकस, ये क्या करेंगे? 2 से 4 mm थिक, 2 से 4 mm थिक म्यूकस लेयर का निर्माण करेंगे। स्टोमक में क्या होगा? स्टोमक में एपिथेलियम होता है सिंपल कोलुमनर, जिसमें गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल से म्यूकस का सिक्रीशन होता है और वो म्यूकस क्या करते हैं? स्टोमक की वाल पे 2 से 4 mm थिक लेयर का निर्माण कर लेते हैं। और ये लेयर कहां पाए जाते हैं? म्यूकस का लेयर स्टोमक के वाल पे। इससे क्या होता है कि यहां जो HCl का सिक्रीशन करेगा, स्टोमक में जो HCl का सिक्रीशन होगा ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा, ऑक्जेंटिक सेल जो HCl का सिक्रीशन करेगा, तो वो ये जो म्यूकस लेयर है, इसमें स्टोमक को प्रोटेक्शन करेगा। ये म्यूकस लेयर क्या करेगा? स्टोमक को सुरक्षित रखेगा, HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्शन करेगा। यहां तक क्लियर? अब है इसका, ये पहला मॉडिफिकेशन था। इसका दूसरा मॉडिफिकेशन है ऑब्लिक्यू मस्कुलर लेयर। इसमें एक और मसल्स लेयर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर। दैट इज बिलो सर्कुलर मसल्स लेयर एंड
एडिशनल मसल्स लेयर इज प्रेजेंट। तो इसमें एक और इपिथेलियम तो इसका क्या कोलुमनर, लेकिन इसके अलावे इसमें एक और एडिशनल मसल्स लेयर होते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर। ये कहां पाए जाते हैं? तो सर्कुलर मसल्स लेयर और एडिशनल मसल्स लेयर के बीच में। क्या है इसका दूसरा मॉडिफिकेशन? क्या है? ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर। ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर। ये मसल्स लेयर क्या होते हैं? सर्कुलर मसल्स लेयर और एडिशनल मसल्स लेयर के नीचे, दैट इज बिलो, सर्कुलर मसल्स लेयर एंड एडिशनल मसल्स लेयर। यहां तक क्लियर? इसके बाद एक है इसका मॉडिफिकेशन कि इपिथेलियम और ऑफ स्टोमक इन भेजिंग। तो ये अब इसका सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या था? ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर। उसके बाद इसका थर्ड मॉडिफिकेशन है कि इपिथेलियम ऑफ स्टोमक इन वेजिनेट्स इन द रीजन ऑफ लेमिना प्रोपेरिया एंड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहने का अर्थ हुआ कि ये जो एपिथेलियम इससे पहले हम ड्रॉ किए थे वो क्या करते हैं? इन वेजिनेट्स करके लेमिना प्रोपेरिया में ब्रांच बना लेते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। मॉडिफिकेशन क्या है? थर्ड मॉडिफिकेशन कि एपिथेलियम ऑफ स्टोमक, एपिथेलियम ऑफ स्टोमक में इन वेजिनेट्स in the region of lamina propria, lamina propria and from gastric gland, क्या लिखे? इसका थर्ड इंपोर्टेंस क्या है कि इनका जो एपिथेलियम है वो लेमिना प्रोपेरिया में विजिट्स कर जाते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करते हैं। तो जीआईटी के जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड इन जीआईटी एक्चुअली प्रेजेंट इन लेमिना प्रोपेरिया, यानी कि ग्लैंड है सब म्यूकोजा के हिस्से में ही होते हैं, चाहे वो स्टोमक का हो, इंटेस्टाइन का हो, लीवर का हो, जो भी हो। तो जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कहां होंगे? म्यूकोजा के ही हिस्से में होंगे। तो म्यूकोजा के हिस्से में तो ये जो है लेमिना प्रोपेरिया म्यूकोजा का ही हिस्सा है। तो ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड इन जीआईटी एक्चुअली प्रेजेंट इन लेमिना प्रोपेरिया, यानी यह म्यूकोजा के हिस्से में होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन हम देखेंगे आगे कि ड्यूडेनम में जो है पढ़ेंगे, ड्यूडेनम में रूनल्स ग्लैंड जो कि सब म्यूकोजा में होते हैं। तो इनका जो ग्लैंड है
गैस्ट्रिक ग्लैंड वो कहा होंगे, लेमिना प्रोपेरियम में जो एपिथेलियम इन्वेजिट्स करके निर्माण करते हैं। यहां तक क्लियर। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका हम देखते हैं कुछ फंक्शन, स्टोमक का फंक्शन क्या है। तो ये है हमारा स्टोमक का डायग्राम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका जो फंक्शन है, स्टोमक का पहला फंक्शन है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। क्या है? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट है चर्निंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? चर्निंग। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन, तीसरा फंक्शन है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। थर्ड पोर्शन है सिक्रीशन ऑफ कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यहां तक क्लियर। तो इनका फंक्शन क्या सब है? स्टोमक का फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। सेकेंड है चर्निंग। चर्निंग मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। चर्निंग यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन। चर्निंग क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ये कहां होगा? टेक्स प्लेस इन स्टोमक। टेक्स प्लेस इन स्टोमक। यहां तक क्लियर। इसका थर्ड फंक्शन क्या है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और चौथा है सिक्रीशन ऑफ CIF यानी कि कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इनके चार इंपोर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड चर्निंग मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्टोमक, थर्ड है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि स्टोमक में प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। फाइनली डाइजेशन स्टोमक में नहीं होगा। फाइनली डाइजेशन का अर्थ होता है जब तक वो एमिनो एसिड का रूप नहीं ले ले। तो ये फाइनली डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि स्टोमक में। इसका एक फंक्शन और है, लास्ट फंक्शन। इसका नेक्स्ट फंक्शन है चौथा, सिक्रीशन ऑफ CIF कैस्टल इंट्रांसिक फैक्टर which helps in absorption of विटामिन B12। इनका स्टोमक का फंक्शन क्या सब देखिए। फर्स्ट टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड चर्निंग मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड जिसको हम बोलते हैं क्या होगा टेक्स प्लेस इन स्टोमक। उसके बाद थर्ड फंक्शन देखिए पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और फोर्थ देखिए सिक्रीशन ऑफ CIF विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यहां तक क्लियर। यह था स्टोमक का फंक्शन।
तो अभी हम लगभग स्टोमैक के बारे में फुल डिटेल्स देखे, और जहां तक लगता है कि स्टोमैक से जितने सारे क्वेश्चन होंगे क्लियर हो गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसका सोल्यूशन देंगे। अब हम देखेंगे जो एपिथेलियम जो बताया कि लेमिना प्रोपेरिया में जाने के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है। यहां तक क्लियर। अब हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको एक और नाम से जानते हैं ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का। यहां पे होता है एपिथेलियम, ये हमारा एपिथेलियम। यहां पर एक सेल होता है जिसको हम इससे ड्रॉ करते हैं गॉबलेट सेल। कौन सेल? यहां पे होता है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल। उसके बाद बीच बीच में एक सेल देखने को मिलता है, जिसको हम इस ब्लू से ड्रॉ करते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। उसके बाद मेरा एपिथेलियम इस तरह से चल है, ये एपिथेलियम चलते रहता है। और ये जो पोर्शन है, यहां पे जो एक सेल होते हैं आखिरी पोर्शन, इसको हम बोलते हैं इंट्रो इंडोक्राइन सेल। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रो इंडोक्राइन सेल। इंट्रो इंडोक्राइन सेल। और ये जो बीच बीच में एपिथेलियम आया है, यह होता है पेप्टिक या जैमोजिंग सेल। ये सब है पेप्टिक या जैमोजिंग सेल। पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल। यहां तक क्लियर। तो क्या बना है कि ये एपिथेलियम आता है, और यहाँ पे जो एक सेल हमको दिखाई पड़ा इसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। और इस बीच बीच में कुछ
इस तरह के सेल देखने को बनाए, इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। फिर ये बीच बीच में जो एपिथेलियम चलता है बना लेते हैं पेप्टिक सेल। और इस बेसल पोर्शन पर एक सेल देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सेल। अब इस सेल का क्या फंक्शन है, ये सेल क्या करते हैं, इस ग्लैंड के अंदर इस सेल का क्या काम है। तो ये जो हम ग्लैंड बनाए हैं ये हमको देखने को कहाँ मिलेगा, ये जो हम पोर्शन बनाए हैं तो ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पार्ट पूरा यहां तक, ये है हमारा लेमिना प्रोपेरिया। क्या है, लेमिना प्रोपेरिया। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जीआईटी के जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कहाँ होंगे, लेमिना प्रोपेरिया में। तो ये जो ग्लैंड बना है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ होंगे, लेमिना प्रोपेरिया में। यहां तक क्लियर। अब है ये जो गॉबलेट सेल है, इसका क्या काम है, ये सिक्रीशन करेगा म्यूकस का। गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। गॉबलेट सेल क्या सिक्रीशन करेंगे, म्यूकस। उसके बाद है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, इनका सिक्रेशन क्या है, ये सिक्रीट करते हैं HCl। क्या सिक्रीट करेंगे, ऑक्जेंटिक सेल HCl और CIF, क्रिस्टल इंट्रांसिक फैक्टर। गॉबलेट सेल का सिक्रीशन म्यूकस, ऑक्जेंटिक सेल का सिक्रीशन HCl एंड CIF, HCl और क्रिस्टल इंट्रांसिक फैक्टर। उसके बाद है एक पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल, इसको एक और नाम से अभी हम जानते हैं चिप सेल। चिप सेल, इसको एक और नाम हम देते हैं जैमोजिन सेल। जैमोजिन सेल, जैमोजिन सेल। यहां तक क्लियर। इनका जो सिक्रीशन है, पेप्टिक सेल बोले या जैमोजिन सेल बोले या चिप सेल बोले, इनका है सिक्रीशन एंजाइम। इनके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, क्या है, एंजाइम। तो पेप्टिक सेल से सिक्रीशन क्या होगा, एंजाइम। गॉबलेट सेल से म्यूकस, ऑर्गेनिक सेल से HCl एंड CIF। पैराइटल सेल से HCl और CIF, गॉबलेट सेल से म्यूकस, पेप्टिक सेल से एंजाइम। पेप्टिक सेल को जैमोजिन सेल भी हम क्यों नाम दिए, क्या होता है कि यहां से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो एंजाइम सिक्रीट होंगे वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होते हैं। पेप्टिक सेल से जो एंजाइम सिक्रीट होंगे, पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन है या प्रोपेरिन है, यहां से जो सिक्रीट होते हैं एंजाइम, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, यहां से इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। तो पेप्सिन या रेनिन जो है यह एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, यह इनएक्टिव फॉर्म में यहां से सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण इस सेल को हम बोलते हैं जैमोजिन सेल। यानी कि वैसे सेल जहां से एंजाइम एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट नहीं होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, वैसे सेल को हम बोलते हैं जैमोजिन सेल। तो इस सेल को हम क्या नाम दिए, जैमोजिन सेल। पेप्टिक सेल का दूसरा नाम जैमोजिन सेल। इससे क्या सिक्रीशन होगा, एंजाइम। यहां तक क्लियर। अब एक सेल है मेरा इंट्रो एंडोक्राइन सेल। इंट्रो एंडोक्राइन सेल, तो इंट्रो एंडोक्राइन सेल क्या होते हैं, इंट्रो एंडोक्राइन सेल 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक अर्जेंटाफिन सेल, एक जीस्ट सेल। ये क्या होंगे, अर्जेंटाफिन सेल, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं इंट्रो
इंडोक्राइन सेल, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल, और दूसरा जी सेल। तो अर्जेंटाफिन सेल से जो सिक्रीशन होगा वो है सीरोटिनिन और हिस्टामिन, सिनिन और हिस्टामिन एटीसी। और जी सेल से सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन, जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन। ये जो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाए हैं ये है क्या, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या? यह है एपिथेलियम ऑफ एस्टोमेक। यह क्या है? एपिथेलियम ऑफ एस्टोमेक। यहां तक क्लियर? एक बार इसको फिर से देख लें। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिसको हम ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड से के नाम से भी जानते हैं, यह एपिथेलियम ऑफ एस्टोमेक है। क्या है? एपिथेलियम ऑफ एस्टोमेक। इसमें एक सेल पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं गोबलेट सेल। गोबलेट सेल से म्यूकस सिक्रीशन होता है। सेकेंड है इसका ऑक्जेंटिक सेल जिसे पैराइटल सेल भी बोलते हैं, इससे एचसीएल और केस्टल इंट्रांसिक फैक्टर सिक्रीशन होता है। और एक है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल को चिप सेल के भी नाम से जानते हैं और इसे एक और नाम देते हैं जैर्मोजिन सेल, जिससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और बताया कि इसको जैर्मोजिन सेल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहां से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। उसके बाद इनके बेसल पोर्शन पर एक सेल पाए जाते हैं इंट्रोइंडोक्राइन सेल। जिसको हम यहाँ पे डिस्कस किया, इंट्रोइंडोक्राइन सेल। यह सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक अर्जेंटाफिन सेल और एक जी सेल। अर्जेंटाफिन सेल से जो सिक्रीशन होगा वो है सीरोटोनिन और हिस्टामिन, और जी सेल से जो सिक्रीशन होगा उसको बोलते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। यहां तक क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये जो तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशन हुआ, अब है नेक्स्ट है ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन हुआ एंजाइम का, हार्मोन का, एचसीएल का, केस्टल इंट्रांसिक फैक्टर, तो ये सब क्या कहलाते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से होने वाले सिक्रीशन को कलेक्टिव रूप से हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या अभी हम देखें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन हुआ उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक जूस क्या है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो इस गैस्ट्रिक जूस में क्या सब आते हैं? पहला वाटर। गैस्ट्रिक जूस का जो कंपोजिशन है, कंपोनेंट्स है, वो पहला वाटर, म्यूकस, HCl, तीसरा HCl, उसके बाद पेप्सिनोजेन, उसके बाद प्रोरेनिन, वाटर, म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, उसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज, एमाइलेज। तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या सब है? वाटर, म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज जो है यह वेरी लेस होते हैं, ये बहुत ही
कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं, वेरी लेस। इन दोनों का सीक्रेशन बहुत ही कम होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसका जो हम पीएच वैल्यू की बात करें तो इनका पीएच वैल्यू है, पीएच क्या है, 1.5 to 2.5, 1.5 to 2.5, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.5 to 2.5। हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है? हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। यहां तक क्लियर? तो गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के होने वाले सिक्रीशन को कलेक्टिव रूप से हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड के होने वाले सिक्रीशन को कलेक्टिव रूप से हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या सब होते हैं? वाटर, म्यूकस, एचसीएल, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, वेरी लेस होते हैं। इनका जो पीएच है वो 1.5 to 2.5 होते हैं, या हाईली एसिडिक होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, गैस्ट्रिक रग्गी क्या है? क्या क्वेश्चन आता है? गैस्ट्रिक रग्गी। तो गैस्ट्रिक रग्गी क्या है? गैस्ट्रिक रग्गी, ये गैस्ट्रिक रग्गी क्या है? तो इससे पहले भी हम ओरल कैविटी में डिस्कस किए थे प्लेटाइन रग्गी, और यहां पे है गैस्ट्रिक रग्गी। ये रग्गी क्या होते हैं? यह एक फॉल्ट होता है। क्या होता है? फॉल्ट। तो गैस्ट्रिक रग्गी क्या है? फॉल्ट ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्टोमक। गैस्ट्रिक रग्गी क्या है? फॉल्ट ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्टोमक। स्टोमक के म्यूकोजा के फॉल्ट को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रग्गी। फॉल्ट्स ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्टोमक। ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है? स्टोमक में इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्टोमक। का काम क्या है गैस्ट्रिक रग्गी का? इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्टोमक। स्टोमक, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्टोमक। ये गैस्ट्रिक रग्गी क्या करते हैं? स्टोमक के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और ये गैस्ट्रिक रग्गी होता है क्या? फॉल्ट्स ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्टोमक। स्टोमक के म्यूकोजा को, स्टोमक के म्यूकोजा के फॉल्ट को बोलते हैं गैस्ट्रिक रग्गी। यह हमारे स्टोमक के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। डेट्स ऑल, आज इतना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन।